नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका ताज केयर इंस्टीट्यूट के जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज मैं बात करूंगा आप लोगों से संविधान के दो महत्वपूर्ण भाग, भाग 4 और भाग 4 का। ध्यान दीजिएगा, भाग 4 में दे रखा है नीतिनिदेशक तत्व और भाग 4 का में दे रखा है मूल कर्तव्य। तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन निकल कर आपकी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ रहा है प्रश्न नंबर 1। पहले बात करेंगे हम नीति निदेशक तत्वों की। पहले बात करूंगा मैं आपसे किससे? नीति निदेशक तत्व। तो प्रश्न नंबर 1 आ रहा है, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए? भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए? ध्यान दीजिएगा, आप कह रहे हैं भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए, तो ध्यान दीजिएगा, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। पर यह जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया थी, ये निर्माण की प्रक्रिया बहुत लंबी चली। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में आपका संविधान पूरा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो भारत का संविधान बना है, ये अभी के विभिन्न देशों के संविधान की नकल करके बनाया गया है। ऐसे हालत में भारतीय संविधान को एक विद्वान है, राजनीतिक विद्वान है, जिनका नाम है आइवर जेनिंग्स, ने भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण सभी विभिन्न देशों के संविधान की नकल करके किया गया है। तो ऐसे हालत में अब ये जो नीति निदेशक तत्व लिए हमने, ये भी किसी न किसी देश के संविधान से लिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये लिए कहां से? आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान के भाग 4 में। ध्यान दीजिएगा, किस भाग में निदेशक तत्वों का प्रावधान किसमें है? तो भाग 4। निदेशक तत्वों के भाग 4 में आपको संविधान के भाग 4 में निदेशक तत्वों का प्रावधान दे रखा है। और अगर पूछा जाए कि भाई ये कहां से अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो आप देखिएगा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आपको क्या दे रखे? नीति निदेशक तत्वों के प्रावधान दे रखे। भाग कौन सा आ जाएगा संविधान का? भाग 4। अब आप देखिएगा, ये जो आपके नीति निदेशक तत्व कौन से किस देश के संविधान से आपने कॉपी किए? आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए नीति निदेशक तत्व जो हैं, उनको भारतीय संविधान में लागू करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसका नाम था तेज बहादुर सप्रू समिति। तेज बहादुर सप्रू समिति की सलाह के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निदेशक तत्व जोड़े गए। अब देखिए, ये जो नीति निदेशक तत्व होते हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए आपने, पर ये होते क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ये है एक तरह से राज्य की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी अर्थात सरकार कहूं या राज्य कहूं, आपकी जो सरकार गवर्नमेंट होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के लिए विकास की नीतियां बनाए। क्या बनाए? विकास की नीतियां। ध्यान दीजिएगा, संविधान में दिए गए उन प्रावधानों को जो सरकार को जनता के लिए कल्याण की नीतियां बनाने का आदेश देते, जनता के कल्याण की नीतियां बनाने का आदेश देते, उन्हीं प्रावधानों को हम क्या बोलते हैं? नीति निदेशक तत्व। तो अभी ये जो नीति निदेशक तत्व होते हैं, इनको लागू करने के पीछे सरकार की नैतिक शक्ति कार्य करती है। जैसे सरकार जो है वो अपनी जनता के, एक तरह से जनता की सर्वे सर्वा कौन है? सरकार। तो सरकार जो है वो नैतिकता के आधार पर इन विभिन्न प्रावधानों को, जनता के कल्याण की नीतियों को लागू करती है। और अगर सरकार के पास पैसे नहीं होते या उनके पास सोर्स नहीं होते, तो वो इन्हें लागू नहीं करती है। इनमें से कई सारे प्रावधान 36 से लेकर 51 तक कई सारे प्रॉमिस करेगी सरकार आपसे, तो उनमें से कई सारे प्रावधान तो वर्तमान में लागू कर दिए गए हैं और कई सारे प्रावधान अभी लागू होने बाकी है। ध्यान देना, ये निदेशक तत्व जो है, ये एक तरह से कहा जाए तो सरकार की नैतिकता के आधार पर इसको लागू करती है। तो ऐसे हालत में एक विद्वान है आपके के.टी. शाह ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था आपके निदेशक तत्वों के लिए। उन्होंने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है, कौन? यह का मतलब क्या है? यहाँ पर नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। किसकी इच्छा पर? बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। तो ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप देखिएगा, यहाँ पर बैंक है सरकार, यहाँ पर क्या है? बैंक कौन है? सरकार। तो इनको लागू करने के पीछे बैंक यानी सरकार की इच्छा
इच्छा ही होती है, मतलब कहें कि सरकार इसको अपनी नैतिकता के आधार पर लागू करती है। इसीलिए केटी शाह ने कहा इसको कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। तो ऐसे हालत में ये जो निजी नीति निषेधक तत्व है ये कहाँ के किस देश के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। और तेज बहादुर सप्रू समिति बनाई जिसने सलाह दी, तो इसी की सलाह के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इन्हें लागू किया गया, इन्हें जोड़ा गया है। तो ऐसे हालत में ये कहां से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। इसका उत्तर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 2। भारतीय संविधान के किस भाग में, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निषेधक तत्वों को का प्रावधान है। तो अभी चर्चा कर रहे हैं लास्ट प्रश्न में हम लोग, भाग कौन सा है भाई, भाग 4। कौन सा है भाग 4। और अनुच्छेद कौन से हैं, तो 36, अनुच्छेद 36 से लेकर कहां तक है, 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक कहां से लिए गए नीति निषेधक तत्व, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो किस भाग में, भारतीय संविधान के भाग 4। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 3। सुमेलित कीजिए, ध्यान दीजिएगा यहां पर आपको मिलान करना है। सामने दे रखे नीति निषेधक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद और एक तरफ दे रखा है कि वहां पर सरकार क्या लागू करना चाहती है उस अनुच्छेद के अनुसार। ध्यान दीजिएगा यहां पर दे रखा है हमको सुमेलित करना है, मिलान करना है। तो ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का गठन कौन से अनुच्छेद में, निषेधक तत्वों के अनुच्छेद 40 में दे रखा है। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। ध्यान दीजिएगा समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है, भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाए जाने का प्रावधान। तो अब ये कौन से अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 44 में। कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन का विकास अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का विकास किसके अंतर्गत था, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50, किसमें आता है, अनुच्छेद 50। यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया, पावर को अलग अलग 50-50 कर दिया गया। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 50। तो इस प्रकार आप ये सुमेलित हो जाएगा। अब आप देखिएगा इसका उत्तर कैसे निकलेगा, तो ए का मतलब ग्राम पंचायत का गठन कौन से अनुच्छेद में आ रहा है, 40, क्या दे रखा है, 3 में। फिर बी का मतलब समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, तो अनुच्छेद 44 कहां दे रखा है, 4 में। उसके बाद सी है कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 2। उसके बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। यानी डी का क्या दे रखा है, डी का हो जाएगा आपका 1, अनुच्छेद 50 यानी 1। तो इसका उत्तर निकल जाएगा इस प्रकार से 3 4 2 1। ढूंढ लीजिए 3 4 2 1, ये रहा 3 4 2 1, ये रहा आपका उत्तर। इसका उत्तर निकल जाएगा 3 4 2 1। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 4। गांधीवादी सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा नीतिनिषेधक तत्व जो लागू किए गए वो गांधी जी के लोक कल्याणकारी सिद्धांतों पर आधारित हैं। क्योंकि गांधी जी राम राज्य की स्थापना चाहते थे, लोक कल्याणकारी राज्य चाहते थे। तो अभी ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, उसी सिद्धांत से लेकर पूछ रहा है। गांधीवादी सिद्धांत से संबंध भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है, संबंधित गांधी जी के सिद्धांतों से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है, तो अब ये है अनुच्छेद 40, ये क्षमा कीजिएगा अनुच्छेद 38, ये है अनुच्छेद 38। 40 तो ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 38। ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 38 में क्या सरकार क्या प्रॉमिस कर रही है, सरकार प्रॉमिस कर रही है कि वह अपने राज्य में लोक कल्याण, अपने राज्य में लोक कल्याण के विकास के लिए, किसके विकास के लिए, लोक कल्याण के विकास के लिए सामाजिक व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगी। राज्य जो है वो लोक कल्याण के विकास के लिए क्या करेगी, सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगी। तो आप देख रहे हैं गांधी जी के लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 38। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 38।
लोक कल्याण के विकास के लिए सरकार सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए पूर्ण प्रयास करेगी। तो लोक कल्याणकारी राज्य का जो अब ये प्रावधान था, वो सिद्धांत था जो किसका है, गांधी जी का सिद्धांत है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 38। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5। संविधान का कौन सा अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था, न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है। न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक व्यवस्था का प्रावधान, लोक कल्याणकारी राज्य का प्रावधान किस अनुच्छेद में दे रखा है, अनुच्छेद 38। किसमें दे रखा है, अनुच्छेद 38। लोक कल्याणकारी राज्य सामाजिक अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है, तो ये किसमें दे रखा है, आपके अनुच्छेद 38 में दे रखा है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। ध्यान दीजिएगा कैसे, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय एवं विधिक सहायता यानी कानूनी सहायता, बिल्कुल गलत है ये, अनुच्छेद 42 नहीं है, अनुच्छेद 39 का सुमेलित नहीं है, गलत है ये। 42 में महिलाओं के लिए सवैतनिक अवकाश, कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में आता है, 43 नहीं है। फिर ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में आता है, गलत है ये भी। फिर पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, बिल्कुल अनुच्छेद 39, बिल्कुल ठीक है, तो ये सही है। सुमेलित करना है तो सुमेलित जो सही युग में वो पहचानना है, तो अनुच्छेद 39 में क्या दिया हुआ है, अब ये अनुच्छेद 39 में दिया हुआ है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। लड़का लड़की यानी पुरुष स्त्री कोई भी हो, उनको रोजगार प्राप्त करने के लिए और समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करने के लिए जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 39, बिल्कुल ठीक है। यहाँ देख लीजिए, समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 का है, 42 गलत दे रखा है। कृषि और पशुपालन का विकास ये आएगा अनुच्छेद 48 में, 43 गलत है। ग्राम पंचायतों का गठन 41 नहीं आएगा, ये आएगा 40 में। तो ऐसे हालत में तीनों गलत है, एक ही सुमेलित है आपका, और कौन सा, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 39। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये चौथा। प्रश्न नंबर 7। कौन सा विकल्प सही नहीं है, आपको गलत युग्म पहचानना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, विकल्प एक, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग अलग 50-50 कर दिया, अनुच्छेद 50। फिर समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, समान अंक, ये रहे समान अंक 4-4, तो अनुच्छेद बिल्कुल 44 में समान नागरिक संहिता। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये अनुच्छेद 42 में नहीं आता, ये आता है अनुच्छेद 43 का। इसमें आएगा ये अनुच्छेद 43 का, गलत है। फिर ग्राम पंचायतों का अनुच्छेद बिल्कुल अनुच्छेद 40 है, ये भी सही है। तो ऐसे हालत में आप देख लीजिए, ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है। तो ये पूछ रहा है सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, ये तीसरा वाला विकल्प। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43 का आएगा, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है इसने, 42A। तो ऐसे हालत में ये गलत है। ध्यान रखना, 43 का कहो या 43A कहो, एक ही बात। और आप देखना, ये जो नए प्रावधान है ये बाद में जुड़े, मूल संविधान में 36 से 51 तक जोड़े गए थे आपके निर्देशक तत्व, लेकिन ये जो बाद में जोड़े गए 43 का, एक तो 39 का जुड़ा है, एक 43 का जुड़ा है और एक 48 का जुड़ा है। तो ये सब जुड़े किसमें, 42वें में, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 1976। कब जोड़े गए, 1976। 3 नए नीति तत्व जोड़े गए, 3 भाग बनाए गए नए अनुच्छेदों के, 3 नए भाग बनाकर। इसमें एक तो है अनुच्छेद 39 का, एक तो है कौन सा आपका, अनुच्छेद 39, 39, अनुच्छेद 39 का। एक जोड़ा गया है अनुच्छेद 43 का,
और एक जोड़ा गया अनुच्छेद 48 का, ये तीन प्रावधान जोड़े गए। अनुच्छेद 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, अनुच्छेद 43 का कामगारों के उद्योगों में भागीदारी, अनुच्छेद 48 का वन एवं वन्य जीव संरक्षण। तो ये तीन नए जुड़े, और ये तीनों कब जुड़े? तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़े। इसका मतलब है ये तीन जो निदेशक तत्वों के प्रावधान है, ये तीनों मूल संविधान में नहीं थे। तो ऐसे हालत में यहाँ पर जो उत्तर आपका निकल रहा है, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी 42A नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 43 का, 43 का कहो, 39 का कहो, 48 का कहो या ए कहो, 39A, 43A या 48A, इस प्रकार ये हो जाएंगे आपके। किसमें जुड़े हैं ये? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। ये गलत दे रखा है, सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है। यहाँ पर आना चाहिए, क्या चाहिए था? 43 का। क्या दे रखा है? 42A। तो ये गलत है। प्रश्न नंबर 8, निम्नांकित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा भारत के संविधान में मूलतः सम्मिलित नहीं था? मूलतः सम्मिलित नहीं था। तो अब ये भारत का मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। तो उस समय पर इन प्रावधानों में से कौन सा नहीं जुड़ा था? मैंने अभी जब पिछले प्रश्न में बताया, तीन नए प्रावधान जुड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। तो अभी ये कौन कौन से यहाँ पर मूलतः नहीं था, यानी 26 जनवरी 1950 को ये कौन सा प्रावधान इसमें नहीं था? अब ये पुरुषों और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, बिल्कुल यही नहीं था। तो क्या भी ये जो है पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। आगे देख लेते हैं, ग्राम पंचायत और संगठन अनुच्छेद 40 में दे रखा था पहले से ही। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, ये दे रखा है आपको अनुच्छेद 43 का। तो अभी ये बाद में जुड़ा है अनुच्छेद 43 का, यही उत्तर है इसका। कृषि और पशुपालन का संगठन, ये है अनुच्छेद 48, ये भी दे रखा था। और पुरुष और स्त्री के लिए समान जीविका के पर्याप्त साधन, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन, 39 में दे रखा था। तो आप नया कौन सा दिख रहा है आपको? ये 43 का, ये बाद में जुड़ा है। और कब जुड़ा है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसको जोड़ा गया है। तो ये कह रहा है कि कौन सा नहीं था? तो ये नहीं था भैया, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, अनुच्छेद 43 का कहो या 43A कहो, 43 का कहो या क्या कहो इसको, 43A, एक ही बात। तो ये बाद में जोड़ा गया है 42वें में। इस हालत में मूलतः कौन सा सम्मिलित नहीं था? ये वाला नहीं था। और ये दूसरे जो तीन बच रहे वो तीनों थे मूल संविधान। प्रश्न नंबर 9, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर पूछ रहा है ये कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन बिल्कुल था। अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण नहीं, यह आएगा अनुच्छेद 50 में। इस अनुच्छेद में आएगा ये अनुच्छेद 50। तो अभी यहाँ पर क्या दे रखा है इसने? अनुच्छेद 48। तो ये आना चाहिए किसमें? अनुच्छेद 50 में आना चाहिए। तो यही गलत है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं मुक्त कानूनी सहायता, बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा गलत है यहाँ पर? 48 में आएगा कृषि व पशुपालन का विकास, जबकि इसने क्या दे रखा है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये किसमें आना चाहिए? 50 में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये वाला। सही सुमेलित नहीं है तो कौन सा नहीं है? ये नहीं, अनुच्छेद 48 में कृषि व पशुपालन आना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा नीति निदेशक तत्व मूल संविधान में नहीं था? फिर आ गया 26 जनवरी 1950 को कौन सा लागू नहीं हुआ? मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, उस समय कौन सा नहीं था? बाद में इसको संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 42वें में जोड़ा गया है। तो कौन सा नहीं था? मूल संविधान में नहीं था और उसको बाद में जोड़ा गया है। तो 39 का, 43 का और 48 का ढूंढ लेते हैं। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करना, बिल्कुल था, ये अनुच्छेद 48 में था। कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले
संस्मारकों का या स्थान का संरक्षण करना। 39 में अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण अनुच्छेद 49 में समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना अनुच्छेद 44 में था। इसके बाद पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा ये दे रखा है 48 का में। इसमें दे रखा है 48 का या 48A, तो ये जुड़ा है बाद में, ये जुड़ा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा है, तो मूल संविधान में नहीं था। कौन सा नहीं था? तो आप देखिएगा कौन सा नहीं था। पर्यावरण का संरक्षण तथा वन तथा वन्य जीवों की रक्षा 48 का बना 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, तो ये नहीं था। इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा नहीं था भाई? ये 48 का इस समय पर मूल संविधान में नहीं जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है? ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार या कहूं भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने के लिए अपने प्रयास करेगा। यह अंतिम अनुच्छेद है, ये लास्ट, अंत में हम शांति की बात करते हैं। तो अंतिम अनुच्छेद 36 से 51 तक, तो 51 अंतिम आ रहा है, तो अंतिम में हम किसकी बात करेंगे? शांति और सुरक्षा की। तो यह है आपका अंतिम अनुच्छेद। विश्व में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51। प्रश्न नंबर 12, यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया आपको प्रारंभ में ही कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है इन्हें लागू करने के पीछे राज्य की नैतिक शक्ति कार्य करती है, कानूनी शक्ति नहीं। तो ऐसे हालत में अनुच्छेद 37, एक अनुच्छेद लिखा हुआ है नीति निर्देशक तत्वों में 36 से 51 तक है, तो उसी के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 के अनुसार ये जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये न्याय संगत नहीं, क्या नहीं है? ये न्याय संगत नहीं है, अर्थात वाद योग्य नहीं, अर्थात क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है, अर्थात आप केस नहीं कर सकते। अगर सरकार आपसे बोलती है हम सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे, सबके लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे, हम लोग सबको बच्चों को पढ़ाएंगे, कृषि और पशुपालन का विकास करेंगे, ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण करेंगे, विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करेंगे, तो ये सारे प्रावधान जो है ये राज्य की नैतिकता के आधार पर लागू होते हैं, कानूनी बाध्यता नहीं है इनको। और अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं है, अर्थात वाद योग्य नहीं है, आप केस नहीं कर सकते हो। यदि सरकार निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करती है तो आप किसी के पास भी नहीं जा सकते, कोई केस नहीं कर सकते। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। अनुच्छेद 37 में पहले राज्य ने अपनी सुरक्षा कर ली कि नहीं, आपको अगर हम सरकार कह रही है कि अगर हम लोग इन सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करते तो आप किसी के पास भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं है, वाद योग्य नहीं, आप केस नहीं कर सकते। एनी हाउ कंडीशन, वैसे हालत में आप कहीं भी नहीं जा सकते। इसका उत्तर हो जाएगा कोई नहीं, कोई मतलब नहीं है इनका, कहीं नहीं जा सकते आप, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि न्याय संगत नहीं, आप कहीं नहीं जाओ। ये सामाजिक न्याय, ये नैतिकता के आधार पर लागू होगा, कानूनी बाध्यता नहीं है सरकार, तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, अब आ गए मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान अभिगत संविधान का नया भाग बनाया गया था 4A, या आप कहो इसको 4क। ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान, जब मूल संविधान लागू हुआ था, बताइए कब लागू हुआ था? भारत का संविधान, मूल संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो मूल संविधान में आदिगा नीति, ये मूल कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। मूल कर्तव्यों का आपने कोई प्रावधान नहीं किया गया था। फिर हुआ ऐसा कि ये जो नीति निर्देशक तत्व, ये क्षमा कीजिएगा, मूल कर्तव्य, इन मूल कर्तव्यों को एक समिति बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, की सलाह पर, की एडवाइस पर, की सिफारिश पर, किसकी सलाह पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर आप लिखिएगा ये मूल कर्तव्यों को 42वें, कौन से 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? ये कब पारित हुआ था? 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किस समिति की सलाह पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सलाह से अब ये संविधान में एक नया भाग बनाया गया, भाग 4A, 4 कहो, 4A कहो या 4 का कहो, एक नया एक नया भाग बनाया गया, भाग 4 का या 4A में अनुच्छेद एक नया अनुच्छेद बनाया गया 51A या 51 का में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर आप देखिएगा हमने संविधान के भाग 4A, भाग 4 क में एक नया अनुच्छेद बनाया, अनुच्छेद 51A या 51 क में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे इस समय पर। कब जोड़े गए? 1976 में। इंदिरा गांधी, इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो आप देखिएगा ये क्या पूछ रहा है? ये संविधान के मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए? तो अनुच्छेद 51A या 51 क में। और आप देखना ये जो मूल कर्तव्य है इनको आपने 51A में जोड़ दिया और इनको प्रभावी बनाने के लिए CR ईरानी समिति बनाई गई। CR ईरानी समिति यहां पर बनाई गई थी और इसे जोड़ा गया संविधान के भाग 4 क में, अनुच्छेद 51 क में। कब जोड़ा गया? 1976 में। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। किसकी सलाह पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सलाह। प्रश्न नंबर 14, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? बताइए कब किया गया? 1976। कब किया गया? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था? तो 42वां। कौन सा हुआ था? 42वां। और इस समय पर प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। भारत की प्रधानमंत्री थी इस समय पर इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के समय 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पास किया गया था और इसके द्वारा संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51A या 51 क में आपने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अच्छा, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से कॉपी किया है? रूस के संविधान से हमने क्या किया है? नकल किया है इसको। और इसको लागू करने के लिए कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। कब जोड़े गए? तो 1976 में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इंदिरा गांधी के समय। किसकी सलाह पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सलाह। कितने जोड़े गए थे इस समय? तो 10। इस समय कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। प्रश्न नंबर 15, मौलिक संविधान फिर आ गया मौलिक संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। मूल संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950। मौलिक संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? एक भी नहीं, क्योंकि कब जोड़े? ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जुड़े। तो अभी एक भी नहीं जुड़ा था। मूल संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950। तो उस समय कितने मूल कर्तव्य थे? एक भी नहीं था, बिल्कुल नहीं जोड़े गए थे। बाद में जोड़ा 1976 में, तो अभी एक भी नहीं था। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं जोड़ा गया। भारतीय संविधान में 11वां, ध्यान देना, आज अगर आपसे पूछे वर्तमान में सबसे पहले मूल संविधान लागू हुआ तो एक भी मूल कर्तव्य नहीं जोड़ा गया था।
फिर 42वें संविधान 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। पर पूछे कि वर्तमान में कितने भारतीय नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य संविधान में, तो 11। अब ये जो 11वां मूल कर्तव्य बना, ये 11वां मूल कर्तव्य ध्यान दीजिएगा, ये 86वें, कौन से 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 इस कब जोड़ा गया, 2002 के द्वारा। अब ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो क्या है, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को उसके माता पिता के द्वारा, उसके माता पिता के द्वारा शिक्षा देना उनका मूल कर्तव्य है। माता पिता का मूल कर्तव्य बना दिया गया। क्या बना दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को शिक्षा देना उनके माता पिता का मूल कर्तव्य। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये किस वर्ष जुड़ा है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में से जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, तो ये 2002 में जोड़ा गया। ये मूल कर्तव्यों में भी शामिल है। आगे आपको मूल अधिकार पढ़ाए थे 21 का में अधिकारों में भी शामिल था, और आगे ये नीति से तत्वों में भी आता है अनुच्छेद 45 में, सबकी शिक्षा का विकास करेगी सरकार। तो इस प्रकार ये कब लागू किया गया, 2002 में इसको लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 17, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया। आपको मैं बता रहा हूं, प्रारंभ से बताइए कौन सी समिति है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सलाह के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आपने जोड़े क्या, मूल कर्तव्य। किसकी सलाह पर, सलाह किसकी है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सलाह। भारत के संविधान 18, प्रश्न नंबर 18, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारी नैतिकता है। अब इसको सीखिए, आप देखिएगा, जानिएगा कि मूल कर्तव्य क्या है। मूल कर्तव्य का मतलब ये है कि आपको इनका नैतिकता के आधार पर इनको पालन करना अनिवार्य है। देख लीजिए क्या है, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना बिल्कुल भारतीय होने के नाते आपका मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, बिल्कुल सार्वजनिक संपत्ति को हम तोड़ फोड़ नहीं सकते, ना तो हम तोड़ेंगे ना किसी और को तोड़ने देंगे। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक सोच का विकास करना, बिल्कुल वैज्ञानिक सोच का विकास करें, डेवलप करें अपने आप को, ताकि आपका देश भी क्या हो, डेवलप करे, आगे बढ़े, विकास करे। और ऐसी हालत में सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना, यह मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं। सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका अधिकार, ये क्या है, आपका अधिकार, ये आपका मूल कर्तव्य नहीं। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान के तहत कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। फिर पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्य नहीं है, कौन सा नहीं है भारतीय संविधान के अनुसार। देख लीजिए, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को मान देना, बिल्कुल, और उसकी रक्षा करना। मिश्रित संस्कृति का मतलब आप देखते हैं भारत देश में हम लोग अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग सभ्यताओं के, अलग अलग धर्म जाति के लोग, विविधता भरा भारत। तो ये जो संस्कृति है, मिश्रित संस्कृति है, इसका विकास करना, समृद्ध करना, हम चाहेंगे भाईचारा और बढ़े, बिल्कुल, और इनको मान देना और उसकी रक्षा करना, बिल्कुल है। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, अन्वेषण, खोज की प्रवृत्ति और सुधार की भावना का विकास करना, बिल्कुल है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, बिल्कुल है। संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करना, यह काम हमारा नहीं है, यह काम संसद का है। यह काम किसका है, संसद का है। तो यह मौलिक कर्तव्य के रूप में हमारे संविधान में शामिल नहीं किया गया। तो कौन सा नहीं है भाई, संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं। प्रश्न नंबर 20,
भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य हैं। क्या है मौलिक कर्तव्य? और ये भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या क्या हो सकते हैं, याद रखें कुछ मौलिक कर्तव्य, उनमें से ढूंढना है कौन कौन से हैं। संविधान का पालन करें, बिल्कुल है। देश की रक्षा करें, आवश्यकता पड़े तो आपको जाना भी पड़ेगा, बिल्कुल जाएंगे। देश की रक्षा करें। अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना नहीं, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना नीति निषेध तत्व है और ये सरकार का काम है, ये हमारा काम नहीं है। वैज्ञानिक सोच को विकसित करें, बिल्कुल। हिंसा को त्यागे, बिल्कुल। तो अब ये 1 2 4 5, 1 2 4 और 5, तीसरा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने में हम भारत के नागरिक कोई योगदान नहीं दे सकते, ये काम सरकार का है और ये नीति तत्वों के अंतर्गत आता है। तो 1 2 4 और 5 ढूंढ लीजिए यहाँ पर, 1 2 4 और 5, 1 2 4 5, 1 2 4 5, ये हो जाएगा इसका उत्तर। 1 2 4 5 ये उत्तर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21। मूल संविधान में थे, संविधान की विशेषताओं से 2-5 प्रश्न जोड़े, ध्यान दीजिएगा। मूल संविधान में थे, मूल संविधान 26 जनवरी 1950 कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। तो 26 जनवरी 1950 को जो मूल संविधान लागू हुआ था उसमें कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? तो अब ये 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगर आज पूछे वर्तमान में, अगर आप पूछे कि वर्तमान में, तो आज लगभग 465 लगभग कितने 465 अनुच्छेद है। उसके बाद 12 अनुसूचियां हैं, 12 क्या है? अनुसूचियां हैं और 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 25 भाग। वर्तमान में पूछे तो लगभग 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और लगभग 25 भाग है। जबकि मूल संविधान में कितने थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां प्लस 22 भाग। उस समय 22 भाग थे और आज कितने वर्तमान में? तो आज 25 भाग है। अनुसूचियां कितनी? तो 12, और अनुच्छेद कितने? तो लगभग 465 अनुच्छेद है। तो मूल संविधान में ये था 26 जनवरी 1950। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 22। मूल संविधान मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? किसने लिखा है? सुंदर राइटिंग। ये थे आपके प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने भारतीय संविधान को लिपिबद्ध किया था, हाथों से लिखा था और 1 रुपया भी मेहनताना नहीं लिया था। तो आगे इसको इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा था। इसको किस भाषा में लिखा था? अंग्रेजी भाषा में। और आप देखिएगा जो भारतीय संविधान की मूल प्रति है उस पर हर पेज पर, मूल प्रति के हर पेज पर चित्र बनाए थे नंदलाल बोस ने। किसने बनाए थे चित्र? नंदलाल बोस। भारतीय संविधान की मूल प्रति के प्रत्येक पेज पर चित्र बनाए थे नंदलाल बोस ने और उन्हें लिपिबद्ध करने का काम प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। और चित्र प्रत्येक पेज पर चित्र किसने बनाए? तो नंदलाल बोस ने बनाए। उसके बाद ध्यान देना, एक और बात बताया तो मैं आपको, इसमें अगर आपसे पूछे राजस्थान, मान लो मूल संविधान पर चित्रांकन जो हुआ उसमें नंदलाल बोस का जो सहयोग किया था वो हमारे राजस्थान के एक व्यक्ति हैं जिनको आप जानते हैं भली भांति, कृपाल सिंह शेखावत। क्या नाम है इनका? कृपाल सिंह शेखावत। याद करो, ब्लू पोट्री को प्रसिद्ध करने वाले पूरे संसार में पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत ने भी चित्र बनाने में, संविधान की मूल प्रति पर चित्र बना नंदलाल बोस का सहयोग किया था। चित्र तो सारे नंदलाल बोस ने बनाए पर सहयोग करने वाले कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत, जो हमारे राजस्थान के थे। कहां के थे ये? राजस्थान के। ध्यान दीजिएगा, संविधान को हस्तलिखित किया गया किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। अंग्रेजी भाषा में लिखा है इन्होंने और इस पर प्रत्येक पेज पर चित्र किसने बनाए? तो नंदलाल बोस ने बनाए। और इसमें नंदलाल बोस का चित्र बनाने में राजस्थान के किस व्यक्ति का? कृपाल सिंह शेखावत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये हो जाएंगे आपके प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। मैं बात कर रहा हूं प्रश्न नंबर 23 की। भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण, भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया? तो ये थे आपके वीके वैद्य। कौन थे ये? वीके वैद्य। वसंत कृष्ण
वसंत कृष्ण वेदी। और आपको पता था इन्होंने हिंदी में किया है और अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा सबसे पहले उन्होंने लिखा। चित्र किसने बनाए? तो नंदलाल बोस ने। उनका राजस्थान के किस व्यक्ति ने सहयोग किया चित्र बनाने में? तो कृपाल सिंह शेखावत। और कहें कि हिंदी संस्करण का लेखन किसने किया? तो ये किया है किसने? आपका वसंत कृष्ण वेदी। ये किया है वसंत कृष्ण वेदी ने। इसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते। प्रश्न नंबर 24। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किन या किन नामों से किया गया है? ध्यान दीजिएगा। भारत का संविधान भाग 1 संविधान अनुच्छेद 1, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। तो हमारे देश का नाम, हमारे राष्ट्र का नाम संविधान में दो प्रकार से लिखा गया है, एक तो भारत और एक इंडिया। तो दो नाम है हमारे संविधान, भारत के संविधान में भारत के हमारे राष्ट्र के दो नाम है, एक तो भारत और एक इंडिया। आज के लिए मैं ले रहा हूं अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को का उल्लेख है? तो यह कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो संविधान की विशेषताओं से ये 2-4 प्रश्न मैंने लेकर आया आपके लिए। और ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग 4 नीतिशक तत्व और भाग 4 का यानी 4A वो हो जाएगा आपका मूल कर्तव्य। तो यहां से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आगे मैं आप लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।